पुत्र है जेडी ब्यूरोक्रेसी है ना, असल मजे ब्यूरोक्रेसी ने, ब्यूरोक्रेसी जा जो फिर मजे ही मजे ने। ब्यूरोक्रेसी वास्ते की करिए जी, बस CSS दी 8-9 महीने मेहनत कर लो, फिर जिंदगी सौखी सौखी। ठीक है, CSS कर लिया। अब अल्लाह पाक की कसम, खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं ये जो STP है, STP में लॉज को अच्छे तरीके से पढ़ लो। STP में लॉज को अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर लॉ, कंटोनमेंट लॉ, ये सब कुछ पढ़ लो, फिर जिंदगी सौखी सौखी। बे लानत भेजो ऐसी जिंदगी में, क्या करना है? हद हो गई है यार बदतमीजी की, बाढ़ में गई। इमरान खान की बस एक ही बात अच्छी लगती है, वो ये है कि वो कहता है कि सुकून जो है ना वो बस कब्र में है, उसके अलावा कहीं सुकून नहीं है। कोई नहीं यार, जिंदगी बड़ी मुश्किल है और खुदा की कसम एक एक सांस की कीमत देनी पड़ती है। हमें तो जो है ना वो इनाम मिलना चाहिए जीने का, जिंदा रहने का भी इनाम मिलना चाहिए कि हम जी रहे हैं। इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी एंड वेरी टफ। वो रिश्ता देखने आया ना बच्चे का, तो कहते हैं आपका बच्चा हमें पसंद नहीं आया। उन्हें कोई बात नहीं, पसंद तो हमें भी नहीं है, फिर अब क्या घर से निकाल दे इसको? तो हालात यही है कि जीना तो है ना, फिर अब क्या, मर तो खुदकशी तो नहीं ना सकते। अब टेंशन ये है कि जो हमारे करतूत हैं, मरने के बाद भी जन्नत मिलनी कोई नहीं, वही जहन्नम में चपेड़ेगा नहीं है। एनी और जी वी स्टार्ट। और इस मुश्किल जिंदगी में मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चलो इस मुश्किल जिंदगी में, इस मुश्किल CSS में, चलो मेरी वजह से किसी का एक सब्जेक्ट तो आसान होता है, तो इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, तुम लोगों के ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया। सो वी स्टार्ट विद कोल्ड वॉर। रात को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी का एक अपना बैच शुरू किया हुआ था, वो खत्म किया। बच्चे कहे थे सर पंजाबी भी US हिस्ट्री की तरह आसान हो गया। मैंने कहा चलो जी बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। आज इंशाल्लाह तुम्हारी ये खत्म हो रही है, आज तुम्हें US हिस्ट्री भी आसान लगेगी। सो वी आर स्टार्टिंग कोल्ड वॉर। यार नहीं, सब्जेक्ट्स टारगेट नहीं होते। अगर सब्जेक्ट्स टारगेट होते भी हैं तो फिर हमें कौन सा पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हुआ है या कौन सा नहीं हुआ? अच्छा पुत्र, जहां पे भी वॉर का लफ्ज देखो वहां पे लाइंस लगा लो कि इस वॉर की सोशल रीजंस क्या थी, इसकी पॉलिटिकल रीजंस क्या थी और इसकी इकोनॉमिक रीजंस क्या थी। जस्ट इन केस अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ तो जब हमने सिविल वॉर पढ़ी थी, ठीक है, तो सिविल वॉर की सोशल रीजंस क्या थी भला? याद करो। स्लेवरी वर्सेस एंटायर स्लेवरी। और पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल रीजंस क्या थी? पॉलिटिकल रीजंस फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट। और इकोनॉमिक रीजन क्या थी? इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर। तो आई एम वेरी वेरी एंड वेरी हैप्पी कि पुत्र जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको एनालिटिकल बेस पे कर लोगे ना, रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। और इसी तरह करोगे तो नंबर आएंगे, ठीक है ना। ही विल बी इम्प्रेस्ड, क्योंकि पता क्या, इससे सारी डायमेंशंस क्लियर हो जाती हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ एक डायमेंशन पकड़ते हैं, स्लेवरी। भाई स्लेवरी तो थी, स्लेवरी के साथ और क्या था वो तो बताओ।
स्लेवरी तो एक रीजन थी, असल कहानी क्या थी वो मैंने तुम्हें इधर पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को पढ़ने से पहले आपने एक बात सीखनी है कि तुमने वो एक गाना सुना होगा ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सुना हुआ है? किसका है? फैज का है, फैज का, फराज का नहीं है, फैज अहमद फैज का है। फैज अहमद फैज भला क्या कहता है? कहता है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। यहाँ तक तो तुम सबने सुना होगा। इसका जो अगला मिसरा है ना वो तुमने नहीं सुना होगा। वो क्या है? वो है रेशमो अतलस कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीठ बहती हुई गलते हुए नासूरों से। अब यहाँ पे एक ब्रेक है। कहता है लौट जाती है उधर को भी नजर, मगर क्या कीजिए। मतलब अब भी तुम्हारे हुस्न की तरफ नजर लौट जाती है, मगर मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, कि मुझे अपने पेट का दुख भी है, मुझे अपने पेट को भी पालना है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, कि तुमसे मिलने के अलावा जब मेरी जेब में 4 पैसे आते हैं मुझे उससे भी बड़ी खुशी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, खुदा के लिए ये बिल्कुल एक अवामी गजल थी, अवामी गजल। और इसको भी थर्ड क्लास आशिकों से मंसूब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैज साहब जो थे ना वो, ही वॉज मोर कम्युनिस्ट। उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थी वो थी अयूब साहब की। अयूब साहब की जो सारी पॉलिसीज थी वो थी कैपिटलिस्ट। अब इस बात से तुमने एक अंदाजा लगाना है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान जो एक जंग आपको नजर आएगी वो ये होगी कि जहां पे भी गुर्बत होगी, क्योंकि कम्युनिज्म जो है ना वो क्लेम करता है इक्वालिटी, कि जनाब बराबरी होगी, सारा कुछ स्टेट के पास होगा, जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ेगा वहां पे अमीर का बच्चा पढ़ेगा, जहाँ पे गरीब का इलाज होगा वहां पे अमीर का इलाज होगा, ठीक है। और कम्युनिज्म बात करता है स्टेट ओनरशिप की, कि जो कुछ होगा वो स्टेट के पास होगा। जबकि जो कैपिटलिज्म है वो बिलीव करता है सोशल डार्विनिज्म पे। अब डार्विन की थ्योरी अगर आपको पता हो, डार्विन क्या कहता है? डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहते हैं कि जो जो स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो फाइनेंस को बेटर मैनेज करने के लिए स्ट्रांग होगा, जो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रांग होगा, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकेगा। ठीक हो गया। फिर क्या बात है? वो बात करते हैं प्राइवेट ओनरशिप की। अब इससे आपने ये अंदाजा लगाना है कि जहां दो चीजें होती हैं, या आप गरीब होते हैं या आप अमीर होते हैं, तो जहां पे भी अमारत होगी, अमारत इन दोनों में से किस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, कैपिटलिज्म की तरफ या कम्युनिज्म की तरफ? कैपिटलिज्म।
और जहां पे भी गुर्बत होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? कम्युनिज्म। आपने आईआर में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, डीकोलोनाइजेशन, पढ़ा है? डीकोलोनाइजेशन क्या होता है कि जो कोलोनाइज्ड वर्ल्ड थी, जो कोलोनाइज्ड वर्ल्ड थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गई? डीकोलोनाइज्ड हो गई। और क्या बनी यहाँ पे? यहाँ पे बनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर जो कब्जे की जंग थी वो दो लोगों के दरमियान थी। एक थी यूएसए के दरमियान और एक थी यूएसएसआर के दरमियान। हमने पढ़ा था अपने दूसरे लेक्चर में इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में क्या होता था कि अंपायर्स होती थी और वो अंपायर्स जो दूसरे एरियाज होते थे उनको जाके कॉलोनाइज कर लेती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा कौन सा स्टार्ट होता है? डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन के साथ ये जो इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट है ये भी चेंज होता है। ये किसमें चेंज होता है? ये चेंज होता है नियो इंपीरियलिज्म। अब न्यू इंपीरियलिज्म क्या है? न्यू इंपीरियलिज्म ये है कि वहां पे डायरेक्ट कॉलोनीज तो नहीं बनानी, डायरेक्ट कॉलोनीज तो नहीं बनानी। ओके, तो फिर क्या करना है? वहां पे उनको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना है। ओके, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कैसे करना है? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना है अपने आइडियोलॉजिकल टूल्स के साथ, अपने पॉलिटिकल टूल्स के साथ, अपने इकोनॉमिक टूल्स के साथ। ओके, मैं दोबारा वापस जाता हूँ कॉलोनाइजेशन पे। कॉलोनाइजेशन में यूके और फ्रांस किस चीज के लिए लड़ रहे हैं बच्चों? किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कॉलोनीज के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आओ, क्या हुआ? डीकोलोनाइजेशन। और मेजर पावर्स कौन कौन सी बची हैं? है यूएसए और यूएसएसआर। इनके दरमियान भी लड़ाई किस चीज की है? एरियाज की है जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कायम करना है। और उस लड़ाई को क्या कहते हैं? कभी कभी ना मुझे खुद भी प्यार आने लग जाता है कि यार इतना ब्यूटीफुली कोई कैसे पढ़ा सकता है। लव यू बिलाल पाशा। बैकग्राउंड क्लियर है? नहीं लिटरली यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई फील आई एम अ टीचर। क्लियर है बैकग्राउंड कोल्ड वॉर का? लेवल हो गया? अच्छा, अब आते हैं
कि ये कोल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुई, वाई देयर इज ए कोल्ड वॉर, वाई देयर इज ए कोल्ड वॉर। ओके, अपने इसको किस में डिवाइड करेंगे भला, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक? नहीं तो मैं रिपीट नहीं कर सकता पुत्र, इतना ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल को डिस्कस करते हैं। अगर आप यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम देखो और यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम देखो, तो आपको क्या नजर आता है कि यूएसएसआर में एक लेनिन आता है, एक स्टालिन आता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है निकिटा खुरुश्चेव, एक आता है ब्रेजनेव, एक आता है गोर्बाचेव। और ये कहां से कहां तक आते हैं, 1917 से लेके 1991 तक। कितने साल बनते हैं भला, कोई मैथ करो भला। $74, ठीक है। 74 ईयर्स में कितने लीडर्स चेंज हो रहे हैं, 91। 74 में कितने लीडर चेंज हो रहे हैं, 5। यूएसए में क्या है कि जो भी साल 4 पे डिवाइड होगा, वहां पे क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे, और थ्रू प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम एक प्रेसिडेंट आएगा। यूएसएसआर क्लेम तो करता है इक्वालिटी और सारा कुछ, थ्योरी तो यही कहती है, लेकिन मुझे ये बताओ इस कंटेक्स्ट में कि 74 सालों में 5 लीडर्स हैं, तो कहीं आपको इक्वालिटी नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है, ऑटोक्रेसी, या फिर आपको क्या नजर आ रहा है, टोटलिटेरियनिज्म? ऐसे ही है। अब मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक पंच लाइन बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन, उससे कोल्ड वॉर सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो, यूएसएसआर था ईस्ट पे और यूएसए था वेस्ट पे। इनके दरमियान काफी सारा पार्ट जो है वो डीकोलोनाइज हुआ। अब यूएसआर इधर एक्सपैंड करना चाहता था, ऐसे ही है, यूएसएसआर एक्सपैंड करना चाहता था। अब मुझे ये बताओ कि क्या जो यहाँ पे लोग होंगे वो ये पसंद करेंगे कि उनके पास अच्छी डेमोक्रेसी छीन के उनके पास ऑटोक्रेसी आ जाए? यूएसएसआर जब एक्सपैंड कर रहा होगा, यूएसएसआर जब एक्सपैंड कर रहा होगा, तो इधर वाला ब्लॉक उसको क्या करने की कोशिश करेगा,
उसको कंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इस कंटेनमेंट, ये जार्गन है इसके, आपकी कोल्ड वॉर के, इस कंटेनमेंट और इस एक्सपेंशन के दरमियान आपको एक लाइन ऑफ कंपटीशन नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा नजर। And whenever there is competition, there is a war. And this is the first reason, that is political reason of Cold War. फिट हो गया? मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, जब यूएसएसआर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा होगा, तो जाहिर बात है यूएसए क्या करेगा, फिर अपोजिट पॉलिसी अपनाएगा कि इसको कंटेन करो, आगे ना बढ़ने दो। तो इस एक्सपेंशन और कंटेनमेंट के दरमियान एक कंपटीशन जनरेट होगा ना, तो वेन एवर देर इज कंपटीशन, देर इज अ वॉर। क्लियर? वो बोलो तो सही। ओके, कमिंग टुवर्ड्स सोशल रीजन। जी जी, बच्चे ये भी करते हैं ना मेरा बेटा, सारे करते हैं, सारे करते हैं। आजम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम बेटा, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, आजम बेटा, उनका पॉलिटिकल सिस्टम उनकी ऑटोक्रेसी की वजह थी। यूएसएसआर में जब ऑटोक्रेसी होगी, टोटलिटेरियनिज्म होगा आजम, तो मुझे बताओ कि वहां पे फ्री स्पीच, फ्री मूवमेंट, फ्री इलेक्शन, फ्री मीडिया और ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये होंगे? उसके अगेंस्ट यूएसए के है, दे आर चैंपियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगेन अब ये देखो कि यहाँ पे जो दरमियान में लोग हैं, क्या वो लोग चाहेंगे कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन जाएं और हमारे ऊपर टोटलिटेरियनिज्म रेजीम छा जाए? नहीं। तो मैंने जानबूझ के इनकी पोजीशन उल्ट कर दी है, हालांकि यूएसआर की पोजीशन इधर होनी चाहिए थी। तो यूएसआर जब एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, तो यूएसए किसकी कोशिश करेगा? और दरमियान में क्या डेवलप होगी? दरमियान में क्या डेवलप होगी? लाइन ऑफ कंपटीशन। And whenever there is competition, there is a war, and that war is called Cold War. ठीक है पुत्र? उसके बाद इकोनॉमिक रीजन। यूएसए, यूएसएसआर, क्या कोई बंदा क्या कोई बंदा यहाँ पे कुरुतलैन नहीं बेटा, सेम तो नहीं है ना, सेम तो नहीं है। दिस इज सोशल सिस्टम।
ब्रेक पे पाँव रखो, हम सारा कुछ करते हैं मेरी जान, सारा कुछ करते हैं। आपको मैं यही तो फर्क समझा रहा हूँ कि वो जो तुम सारी बातें कर रहे हो ना कोरिया वगैरह की और सारा कुछ, वो तो आएगा आपके हाव में कि कोल्ड वॉर कैसे चली। अभी तो मैं तुम्हें बुखार की वजह पढ़ा रहा हूँ कि बुखार क्यों हुआ, उसके बाद पढ़ाऊंगा कि बुखार की वजह से टेम्परेचर कैसे अप हुआ। तो मैं बिलाल पाशा पढ़ा रहा है, ठीक है ना, इजी नहीं लेना। अभी हम बुखार की वजह पढ़ रहे हैं कि मसला क्या था, व्हाट वाज द इशू। उसके बाद हम देखेंगे कि उस इशू की वजह से कौन कौन सी चीजें हुई। सिविल वॉर में तुम्हें यही पढ़ाया था ना, पहले पढ़ाया कि मसला क्या था, व्हाट वाज द इशू, व्हाई। देन तुम्हें पढ़ाया इवेंट्स के इन इन इस वजह की वजह से ये इवेंट्स हुए। तो अभी बेटा पहले इवेंट्स इवेंट्स नहीं पढ़ रहे, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम वजह पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके। इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस में तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एक तरफ यूएसएसआर है और एक तरफ यूएस है, ठीक है। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि क्या यहाँ पे किसी बंदे की प्रॉपर्टी है, क्या वो बंदा चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीन के स्टेट के पास चली जाए? नहीं चाहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे यूएसए में या इस वेस्टर्न ब्लॉक में, यूएसए में या इस वेस्टर्न ब्लॉक में जिन लोगों का यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट होगा, यूएसए में या वेस्टर्न ब्लॉक में जिन लोगों का यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट होगा, क्या वो लोग चाहेंगे कि यहाँ पे सारा उनका बिजनेस इंटरेस्ट छीन के एक स्टेट के पास चले जाए? तो जब यूएसआर यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा होगा, जब यूएसआर यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा होगा, तो यूएस क्या करेगा, इनको कंटेन करने की कोशिश करेगा। क्या डेवलप होगी? लाइन ऑफ कंपटीशन। ठीक है। उसके बाद नबीला नबील के चाचे की बेटी थी, बचपन में इन दोनों की मंगनी हो गई। नबीला जो है ना वो मदरसे में पढ़ती रही, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हुई। नबील में बाद में सीएसएस कर लिया, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गई। जी जी, मुझतबा ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन नबील ने माँ बाप के प्रेशर में आके नबीला से शादी कर ली। क्या ये शादी चल सकती थी? चल सकती थी, यस, चल सकती थी। लेकिन सीन ये हुआ कि जैसे ही नबील घर आता, नबीला उसका मोबाइल उठा के देख लेती। नबील के मोबाइल में नंबर सेव होता मिशेल 47 CTP, IRS ग्रुप।
मिशेल कहती ये लड़कियों के नंबर क्या कर रहे हैं तुम्हारे मोबाइल में। नबील कहता है मेरी जान मेरी बात सुनो, ये मेरी कुलीग है, इस वजह से। उसने कहा तुम्हारी कुलीग गई बाहर में, ये नंबर यहाँ पे क्यों सेव है, मैं ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो अब वो जो शादी होगी वो क्या होने लग जाएगी, शादी क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। खराब क्यों होगी, खराब क्यों हुई अब, इसकी एक वजह क्या है, इसकी एक वजह क्या है। नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है, मिस ट्रस्ट है, मिस ट्रस्ट है। नाउ कम टू वर्ड्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ मजबूरियों की वजह से यूएसए और यूएसएसआर की शादी हो गई। कुछ मजबूरियों की वजह से इन दोनों की शादी होगी। कैसे शादी हुई कि दोनों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है ना वो मिलके लड़ी। ओके, लेकिन दोनों के दरमियान क्या था, मिस ट्रस्ट था। उस मिस ट्रस्ट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि यूएसए जंग के दौरान अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसको कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था। ओके, लेकिन नबील ने नबीला को नहीं बताया कि मेरे पास न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, क्योंकि नबीला ने कहना था फिर मैं भी लूंगी। नबीला ने कहा फिर मैं भी उल्टे काम करूंगी, तुम उल्टे काम करोगे तो मैं भी उल्टे काम करूंगी। नबील ने इसको नहीं बताया। एक दिन सीन ये हुआ कि नबीला को अचानक से पता चल गया कि नबील के पास तो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं। वो कैसे, वो इस तरह कि नबील ने हिरोशिमा और नागासाकी पे ठापा कर दी। नबीला हैरान परेशान कि हमारी शादी हुई हुई है, हम इकट्ठे जंग में लड़ रहे हैं, ये बाउंड है मुझे हर बात बताने के लिए, इसने मुझे बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया, बिकॉज ऑफ द मिसट्रस्ट। उसी दिन नबीला ने सोचा कि अब जब तक मैं एटम बम नहीं बनाऊंगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। और इससे आपकी एक रेस शुरू हुई, उस रेस को कहते हैं न्यूक्लियर रेस। इन्होंने एक बनाया, इन्होंने भी एक बनाया, इन्होंने दो बनाए, इन्होंने भी दो बनाए, इन्होंने तीन बनाए, इन्होंने भी तीन बनाए, इन्होंने चार बनाए, इन्होंने भी चार बनाए। सो द फोर्थ रीजन वाज मिसट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी रीजंस ठीक थी, बट देयर वाज मिसट्रस्ट। ठीक है, शायद ये बड़ी लंबी डिबेट है, इसको अभी के लिए फ्रीज कर दो। उसके बाद नबील ने काम ये शुरू कर दिया कि नबील नबीला के पीछे लग गया। नबीला कहीं गाड़ी लेके निकलती, नबील इसका पीछा करता कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये वो। उससे मिसट्रस्ट और भी ज्यादा डेवलप हुआ, एंड द रीजन इज एस्पियोनाज। और इसके ऊपर परेशान नहीं होना, हम इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा U2 इंसिडेंट की।
इसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोल्ड वॉर का बैकग्राउंड क्लियर है? कोल्ड वॉर क्या थी और क्यों शुरू हुई, ये क्लियर है? देखो, ये वॉर कौन सी है? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में वॉर किसकी है? नबील और नबीला की। लेकिन नबील और नबीला तो डरते थे माँ बाप से कि यार अगर हम कहीं लड़ें तो हमारे माँ बाप कहेंगे कि चंगी तुम्हारी भी शादी करवाई है, हर टाइम तुम लड़ते रहते हो। नबील और नबीला खुद तो नहीं लड़े, लेकिन जमील और जमीला को लड़वाया, सलीम और सलीमा को लड़वाया। इधर से ये सपोर्ट करता था, इधर से ये सपोर्ट करता था, इधर से ये सपोर्ट करता था, इधर से ये सपोर्ट करता था। ठीक है। Why it is named as Cold War? Because यूएसए और यूएसआर आपस में तो कभी लड़े ही नहीं। जितनी भी लड़ी प्रॉक्सीज लड़ी, कहाँ में? कोरिया के अंदर प्रॉक्सीज लड़ी, वियतनाम के अंदर प्रॉक्सीज लड़ी, जर्मनी के अंदर प्रॉक्सीज लड़ी, अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लड़ी। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू टेल यू दिस कि हम अगले पेज पे एक मजेदार सी चीज बना रहे हैं। उस मजेदार सी चीज के आपके सारा कोल्ड वॉर आपका क्लियर हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। Here we go. ये वर्ल्ड मैप है। अब आपको पता चल रहा है ना मेरे आईआर में 143 क्यों थे? चेक किया एक सेकंड में मैप बना है। पेपर में मैप बनाओ, फैक्ट्स लिखो, नंबर क्यों नहीं आते? ओए मजा आ रहा है तुम लोगों को? यार आज मेरी आखिरी क्लास है नोवा के साथ। आए नोवा के साथ अच्छा संबंध रहा। नोवा अच्छी एकेडमी है यार। नोवा इज गुड वन। नोवा के पास स्टाफ अच्छा है, टीचिंग फैकल्टी नोवा के पास बहुत अच्छी है, नो डाउट। अच्छा देखो, देखो एक बात देखो कि एक दायरा लगाओ, ठीक है, और एक दफा फिर दायरा लगाओ। ठीक है। और यहाँ पे अगले पेज पे एक दफा दायरा लगाओ और एक दफा फिर दायरा लगाओ। इसको डिवाइड कर दो ईस्ट में और वेस्ट में, और इसको भी डिवाइड कर दो ईस्ट में और वेस्ट में।
उसके बाद एक दायरा लगाओ, फिर दूसरा दायरा लगाओ, फिर तीसरा दायरा लगाओ। इसको डिवाइड कर लो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। इसको डिवाइड कर लो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ओहो। और इसको भी डिवाइड कर लो बिटवीन नॉर्थ एंड। अब आपने थोड़ा सा ना मोटा सा तुक्का ये लगाना है, मोटा सा तुक्का ये लगाना है, ये नॉर्थ एंड साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इन दोनों में से नॉर्थ का एरिया ज्यादा किसके पास है, यूएसएसआर के पास कि यूएसए के पास? यूएसएसआर के पास। तो यहाँ पे लिख लो यूएसएसआर और नीचे लिख लो यूएसए। लिख लिया इन दो दायरों में, ये दायरा फिल कर लिया। अब अगर ईस्ट और वेस्ट करो तो ईस्ट में कौन है? ईस्ट में कौन है? यूएसएसआर। और वेस्ट में कौन है? यूएसए। अब मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने हमेशा क्या लड़ी हैं? प्रॉक्सीज लड़ी हैं, आपस में कोल्ड रहे। ए और बी की वॉर थी, आपस में कोल्ड रहे। लड़वाया किसको? लड़वाया सी और डी को लड़वाया। ठीक है। नाउ यू आर ऑल द वे क्लियर। वॉर के बाद जर्मनी डिवाइड हुआ बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। अब ईस्ट जर्मनी में कौन सपोर्ट कर रहा होगा, उसी मैप से बताओ मुझे। यूएसएसआर। और वेस्ट में, वेस्ट जर्मनी को यूएस। बर्लिन जर्मनी के जो कैपिटल है, बर्लिन डिवाइड हुआ। अब ईस्ट बर्लिन को कौन देख रहा होगा? ईस्ट बर्लिन को यूएसएसआर और वेस्ट बर्लिन को यूएसए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोरिया की बात करते हैं। कोरिया। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा होगा? यूएसएसआर। और साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा होगा? यूएसए। इसी तरह वियतनाम की बात कर लेते हैं। नॉर्थ वियतनाम को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसएसआर। और साउथ वियतनाम को यूएसए। इसी तरह अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में भी जो नॉर्दर्न अलायंस था उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसएसआर। और जो साउथ में तालिबान थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? यू आर डन। अब बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन क्या होती है कि यार नॉर्थ में कौन था, साउथ में कौन था, या ईस्ट में कौन था, वेस्ट में कौन था। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड एंड यू आर ऑल द वे डन। मान गए हो ना फिर बिलाल पाशा को है? क्या बात। हाँ हाँ हाँ, बना लेना पेपर में ऐसे, लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेपर में थोड़ा प्रॉपर बनाना ना। अब आओ
अब आओ तुम इवेंट्स की तरफ। तो पहला इवेंट ये हुआ, जंग के बाद पहला इवेंट ये हुआ कि उसको कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। ये ना बर्लिन ब्लॉकेड ना टेस्ट है। किसी बंदा बहुत एक्सपर्ट बने ना, उसको कहना मुझे बर्लिन ब्लॉकेड समझाओ, क्या था बर्लिन ब्लॉकेड। ठीक है। अच्छा, आपको पता है, मैंने आपको भी बताया कि जर्मनी क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। नहीं सना, पहले जर्मनी को डिवाइड करो। जर्मनी किस में डिवाइड हुआ? बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। अब जो जर्मन कैपिटल था, जो जर्मन कैपिटल था बर्लिन, बर्लिन भी डिवाइड हुआ। बर्लिन किस में डिवाइड हुआ? बर्लिन भी ईस्ट और वेस्ट में, लेकिन बर्लिन की जो लोकेशन है वो ये, इसको डिवाइड करो बिटवीन ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। अब मुझे ये बताओ कि वेस्ट जर्मनी का वेस्ट बर्लिन के साथ क्या इशू है? वो इशू है जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ था। भाई लैंड रूट नहीं है, और दरमियान में एनिमी है। समझ आई बात की? वेस्ट जर्मनी इस तरफ है, इधर है वेस्ट बर्लिन, लैंड रूट नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब कम्युनिज्म आ जाएगी ईस्ट बर्लिन में, तो लोग ईस्ट बर्लिन में रहना पसंद करेंगे? नो। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? इधर से भागना शुरू कर दिया। ठीक है। जब यहाँ से भागना शुरू किया, तो स्टालिन को इस बात का बड़ा गुस्सा आया। स्टालिन ने जो भी रोड्स थे, जो भी रेल रोड था, जो भी रास्ता था वेस्ट जर्मनी का वेस्ट बर्लिन के साथ, उसने सारा कुछ ब्लॉक कर दिया, और इसको कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। अब दोनों के दरमियान टेंशन बड़ी हाई हो गई। यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान टेंशन बड़ी हाई हो गई। तो यूएस ने वेस्ट बर्लिन को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। दिस इज नोन एज बर्लिन एयरलिफ्ट। अब क्या होता था, यहाँ से वेस्ट से जहाज उड़ते थे, और किधर जाते थे? वेस्ट बर्लिन में लोगों को उनकी फूड्स नीड्स सारा कुछ प्रोवाइड करना चाहते थे। समझ आई बात? तीसरा इवेंट जो मेन हुआ, दैट वाज ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है, आपने यूएसएसआर को ना
इजी नहीं लेना। यूएसएसआर कोई बहुत छोटा कंट्री नहीं था। यूएसए तो आज भी सबसे बड़ा कंट्री है। तो उस टाइम ये कितना बड़ा था? उस टाइम तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इशफाक, इसमें ये है कि बर्लिन एयरलिफ्ट में ये है, देखो बर्लिन और एयरलिफ्ट, जब उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो इनकी ये फिर जहाजों के जरिए बाई एयरप्लेन यहाँ पे वेस्ट बर्लिन को सपोर्ट करते थे, जाके उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। एंड दिस इज कॉल्ड बर्लिन एयरलिफ्ट। यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर के अंदर सारी कार्स आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यहाँ तक थे। मतलब अफगानिस्तान से ऊपर क्या शुरू होता था? अफगानिस्तान से ऊपर क्या था? यूएसएसआर था। इधर से तुम्हारी सारी ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये सारी यूएसएसआर के पास थी। ये एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सारी यूएसएसआर के पास थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता है पूरा यूरोप तबाह हो गया। तो दो कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। टू कंट्रीज वर फेसिंग सीरियस इश्यूज। द वन वाज ग्रीस, द सेकंड वाज टर्की। अब मेरी बात सुनो, ग्रीस और टर्की यूएसआर के बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट है। समझ आ रही है ना बात? और यहाँ पे गुर्बत भी थी। और जहाँ पे गुर्बत होगी, जहाँ पे गुर्बत होगी, वो किसको अट्रैक्ट करेगी गुर्बत? कम्युनिज्म को। तो यहाँ पे कम्युनिज्म का थ्रेट था, सोशलिज्म का थ्रेट था। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सीन ये हुआ कि यहाँ पे ट्रू मैन जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था, उसने ट्रू मैन डॉक्ट्राइन दी। उसने कहा कि हम लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती बाय फोर्स कम्युनिज्म को इम्पोज करेंगे, हम उनके साथ स्टैंड बाय करेंगे और उनके ऊपर अटैक ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे यूएसए के ऊपर अटैक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में ये था, ट्रूमैन प्रेसिडेंट था यूएसए का, याद है ना? एफ डी रूजवेल्ट की जब डेथ हुई तो एफ डी रूजवेल्ट का वाइस प्रेसिडेंट था हैरियस ट्रूमैन। हैरियस ट्रूमैन प्रेसिडेंट बन गया। अब हैरियस ट्रूमैन ग्रीस और टर्की को बचाना चाहता था। तो उसने ये डॉक्ट्राइन दिया कि अगर यहाँ पे यूएसएसआर ने एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन यूएसए के अंदर, ये एक्सपेंशन वेस्ट ब्लॉक के अंदर कंसीडर की जाएगी। ये ऐसे समझा जाएगा जैसे उन्होंने यूएसए के अंदर एक्सपेंशन की है। एंड वी विल स्टैंड बाय विथ दीज कंट्रीज, हम इनके साथ खड़ा होंगे। अब समझ आया? कंटेनमेंट पॉलिसी, कामरान, कंटेनमेंट पॉलिसी। जब जब इन्होंने, इनका ठीक है, ये तो होगी पॉलिटिकल सपोर्ट, लेकिन मेरी बात सुनो, इस चीज का, इन दोनों कंट्रीज को बचाने का
जो नॉवल जो वाइटल तरीका था वो क्या था? इनको कम्युनिज्म से बचाने का वाइटल तरीका क्या था? इनकी इकोनॉमिक एड करते, इनकी इकोनॉमिक हेल्प करते, फाइनेंशियल हेल्प करते। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, इसको कहते हैं मार्शल प्लान। मार्शल जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। इसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि इन कंट्रीज की हम इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब ये बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट चेक करना। वो कहते थे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या डेवलप होगी? प्राइवेट ओनरशिप डेवलप होगी। प्राइवेट ओनरशिप डेवलप होगी तो बाय डिफॉल्ट कम्युनिज्म अच्छी भी नहीं लगेगी। समझ आई बात? वेस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक जो था, वेस्ट ब्लॉक में अब यूएसए तो था ही था, लेकिन यूएसए के साथ पूरा वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये इनके साथ थे। ये बच्चे ये है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का पता चल गया। अब ट्रूमैन डॉक्ट्राइन तो पॉलिटिकल सपोर्ट थी ना, असल मसला हल होना था फाइनेंशियल सपोर्ट से। तो उन कंट्रीज की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, उन कंट्रीज की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए यूएस ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एंड दिस प्रोग्राम इज नोन एज मार्शल प्लान। अब मार्शल प्लान क्या था कि इन कंट्रीज की इकोनॉमिक सपोर्ट की जाएगी, इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक सपोर्ट के साथ जब इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप डेवलप होगी, और जैसे ही प्राइवेट ओनरशिप डेवलप होगी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा? कम्युनिज्म के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। मुझे मैं बताता हूँ ये बात। अब अपने एक बात याद रखना है कि वेस्टर्न ब्लॉक सिर्फ यूएस से नहीं था, बल्कि पूरा वेस्टर्न यूरोप और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी था। और ईस्टर्न ब्लॉक में यूएसएसआर के साथ पोलैंड, यूक्रेन, ये कंट्रीज भी थे। ये जो मैंने आपको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन पढ़ाई है, जनरली जनरली ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन पूरे वेस्टर्न यूरोप के लिए थी कि अगर किसी भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्री के ऊपर यूएसआर अटैक करेगा तो वो अटैक पूरे वेस्टर्न ब्लॉक पे कंसिडर किया जाएगा, एंड पर्टिकुलरली इट वाज फॉर ग्रीस एंड टर्की। Same is the case with Marshall Plan. Marshall Plan was generally for the reconstruction of whole Western Europe, but particularly it was for Germany, sorry, Greece and Turkey. ठीक है?
ये लो यार, ग्रीस एंड टर्की मेरा पुत्र, ग्रीस एंड टर्की की पीती हुई की जेब में रखी है। ये वैसे सॉन्ग लिया कितों, कितनी दफा रिपीट करना है? क्या रिपीट करूं? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जनरली वेस्टर्न यूरोप के लिए था, पर्टिकुलरली ग्रीस और टर्की टर्की के लिए था। इसी तरह जो मार्शल प्लान था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो जनरली वेस्टर्न यूरोप के लिए था, यूके, जर्मनी वगैरह के लिए, सबके लिए था। लेकिन पर्टिकुलरली इट वाज फॉर ग्रीस एंड टर्की। समझ आएगी एक दफा फिर? शेर, एक दफा फिर। अच्छा, उसके बाद इन 19 इन 1949, कुरत इसमें क्या रिपीट करना है बेटा? क्या रिपीट करूं इसमें? हाँ तो ये भी तुम्हारे वाली बच्चों, दो दफा तो मैंने इधर रिपीट किया है, यहाँ पे बताया है, एक दफा यहाँ पे बताया है। अब ये कहना, ये जो आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, वो तो मुझे ना ना कहा करो फिर। देखो, ये तुम लोग ये मान में रखा करो कि मुझे बेशक तुम 50 दफा कहो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन तुम फिर यहाँ पे बाकी भी तो 135 बैठे हो ना, तो उनका तो टाइम वेस्ट होगा ना। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि सारी क्लास को साथ लेके चलना होता है। एक नेट ना अच्छा ले लो, मोबाइल बैंक का बड़ा अच्छा नेट होता है, वो इस्तेमाल किया। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडर्न ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ये था कि जनरली ये स्पोर्ट थी वेस्टर्न यूरोप की, लेकिन पर्टिकुलरली इट वाज फॉर ग्रीस एंड टर्की। मार्शल प्लान था फाइनेंशियल हेल्प, particularly this financial help was for Western Europe, but particularly it was Greece and Turkey. क्या? ये तुमने क्या कह दिया लड़की? मेरी कैंट में नहीं नेट आता सही? बस मैं पहली पोस्टिंग ही मरी कैंट करवाता हूँ अपनी, और मरी कैंट का नेट ठीक करवाता हूँ मैं आके। डन हो गया, पहली पोस्टिंग मरी कैंट करवानी है मैं। तुमने कैंटोनमेंट बोर्ड में आके ना, कैंटोनमेंट बोर्ड मरी के अंदर आके ना गुड़िया, तुमने एप्लीकेशन दे के जानी है मुझे, ठीक हो गया? अवाम की खिदमत के लिए हाजिर। अच्छा, 1949 में 1949 में इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे नेटो बना ली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने क्या बना लिया? वार्सा पैक्ट बना लिया। मीन के यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो जंग चल रही थी, वो प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बन गए यहाँ पे, कि एक के ऊपर हमले से क्या मुराद है? एक के ऊपर अटैक से क्या मतलब होगा? सबके ऊपर अटैक। समझ आ गई है 110 की?
take a break. And then we'll start. ठीक हो गया? कुछ समझ कुछ रह तो नहीं गया? बात कौन सी बात नहीं बताई? कौन सा बैच यार? ये मेरी आखिरी क्लास है आज। नोवा की कौन सा बैच की बात कर रहे हो? बैच 6 की तो मुझे पता ही नहीं है। मैं न्यू बैच को तो नहीं पढ़ाऊंगा। आपको इंशाल्लाह कोई और अच्छे सर पढ़ाएंगे, और नोवा के पास बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, और यू आर वेरी लकी पीपल कि तुम्हें कोई मुझसे भी अच्छा पढ़ाएगा इंशाल्लाह। पंजाबी यार मैं नोवा में नहीं, नोवा में सर पढ़ा रहे हैं रजा साहब, जबरदस्त। मैं पंजाबी नहीं पढ़ा रहा। शहीर अभी तुमने उसके ऊपर पूरी बात करनी है बेटा। शायद मैं बताता हूँ क्यों सपोर्ट करते थे। वीडियो बस इंशाल्लाह आज प्लान है। यार पंजाबी जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछे ना कि वो कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं। उसको बना के ना सिवाय टाइम वेस्ट करने के और कुछ भी नहीं होता। मेरी बात कहीं पे लिख लो। ग्रुप्स बना के टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये कौन कह रहा है मुझे? सर 1-10 से क्या मीन है? अच्छा रिदा, बहुत नुकसान हो गया आपका 4 मिनट के लिए। मैं माजरत करता हूँ, आपका वेस्ट हो गया 4 मिनट। अब क्या होगा? अब तो सीरियस नहीं होगा। 4 मिनट वेस्ट हो गए आपके, अब नहीं होगा सीरियस। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। आप बच्चों की तरह हो यार, आप छोटे बहन भाइयों की तरह हो। आप तो, आपसे क्या कहना है। अच्छा, नहीं नहीं, इट्स ओके बेटा। अच्छा पुत्री, अब आगे आते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं कोल्ड वार, और कोल्ड वार में अब हम अपनी पहली प्रॉक्सी बताते हैं। प्रॉक्सी पहली हम करवाते हैं कोरियन वॉर। अब अगेन कोरियन वॉर में कोरिया डिवाइड हुआ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अब मुश्किल तो नहीं है ना? नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा होगा? यूएसएसआर। और साउथ कोरिया को यूएसए। एक बात एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पेपर में लिखोगे जरूर एज मिलेगा। अगर आप अर्थ को डिवाइड करते हैं तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं, ये जो डिवाइड करी इनको कहते हैं पैरेलल्स। इनको कहते हैं पैरेलल्स, ठीक है। तो कोरिया जब डिवाइड हुआ तो कोरिया को डिवीजन हुई, एक पैरेलल लगा, उसको कहते हैं 38th पैरेलल लाइन। ठीक है, कोरिया यहाँ पे डिवाइड हो गया बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। प्रॉक्सी हुई, और उस प्रॉक्सी में
ना नॉर्थ कोरिया जीत सका ना साउथ कोरिया जीत सका। मतलब असल बात क्या है कि कौन नहीं जीत सका, ना यूएसएसआर जीत सका ना यूएसए जीत सका, और वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि दिस कोरिया इज स्टिल डिवाइडेड टुडे। मतलब उनकी अपनी जंग में कोरिया की क्या हो गई, बाइफिकेशन, जो आज तक कायम है। सना हमारी पुत्री वार तो एंड हो गई, लेकिन ये तो डिवाइडेड है ना। सीज फायर को क्या करना है इन लोगों ने, इनकी तो डिवीजन हो गई ना। एक कंट्री में दो में डिवाइड हो गया, जो भाई थे वो जान के दुश्मन बन गए, इनकी आपस की जंग की वजह से। अच्छा आगे आते हैं, मैम मुझे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ आया। आगे आते हैं जनाब, यहाँ पे फिर न्यूक्लियर रेस शुरू होती है। एक कोटेशन लिखो, कहता है आई नो नॉट with what weapons World War III will be fought, but I certainly know that World War IV will be fought by sticks and stones। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन है, बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। जब भी तुमने न्यूक्लियर रेस के बारे में लिखना है तो इसका जरूर मेंशन करना है। क्या कहता है, कहता है आई नो नॉट with what weapons World War III will be fought। अब हालांकि इसको पता है पूरा कि वर्ल्ड वॉर 3 किससे होनी है, किससे होगी भला वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर वेपन से। और जैसे न्यूक्लियर वेपन से होगी दुनिया वापस किधर चली जाएगी, स्टोन एज में। तो वर्ल्ड वॉर 4 किससे होगी फिर, स्टिक्स एंड स्टोन से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियर वॉर उन्होंने जब बना ली, अपना न्यूक्लियर रेस स्टार्ट होगी। न्यूक्लियर रेस के साथ एक और रेस स्टार्ट होगी जिसको कहते हैं स्पेस रेस, जिसके अंदर खैर यूएसएसआर जीत गया। इसने अपना पहला मिशन भेजा स्पुतनिक 1, और इसके अगेंस्ट उन्होंने अपना भेजा अपोलो 1। इस रेस में एक इंसिडेंट हुआ जिसको कहते हैं U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट ये था कि U2 असल में अमेरिका के स्पाई प्लेन्स थे। ये स्पाई प्लेन्स क्या करते थे, ये स्पाई प्लेन्स उड़ते थे, और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पता कहाँ से उड़ते थे, ये एक मुल्क से उड़ते थे। उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। ठीक है। ये स्पाई प्लेन्स पिशावर से उड़ते थे। अब देखो पिशावर के ऊपर क्या है भला, अफगानिस्तान से जाके सारा यूएसएसआर ही तो था। और ये तस्वीरें लेके वापस आते थे। अब तस्वीरें भला क्यों लेनी है, तस्वीरें क्यों लेनी है, एस्पियोनाज के लिए। लिंक लिंक डेवलप हो रहा है रीजंस और इफेक्ट्स का, रीजंस और इफेक्ट्स का लिंक डेवलप हो रहा है। जासूसी क्यों करनी है, जासूसी इसलिए करनी है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। Then in 1962 there came an incident, Cuban Missile Crisis। यहाँ पे डीप सीन ये हुआ, कार्स बचे, कार्स मुस्तफा, कार्स। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का सीन ये हुआ कि यूएस, ये यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में क्यूबा है।
क्यूबा में रेवोल्यूशन आया और ये रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था और ये लेकर आया फिडेल कास्ट्रो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी है, ये देखना, 13 डेज। जबरदस्त, वन ऑफ आउटस्टैंडिंग मूवी। ये कैनेडी के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। 13 डेज। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि कम्युनिस्ट फिडेल कास्ट्रो का यहाँ पे रिजीम आ गया। यहाँ पे अब यूएसएसआर ने कुछ मिसाइल्स लगा दी और कुछ मिसाइल्स उन्हें और भेज दिए। कुछ मिसाइल्स लगा दिए और कुछ मिसाइल्स उन्होंने और भेजने थे। अब तुम ना एक बात को समझो, क्यूबा में मिसाइल लगने से क्या मुराद है भला? भाई, ये यूएसए है, ये यूएसए, ये क्यूबा है। वेरी वेरी इमिनेंट थ्रेट, वेरी इमिनेंट। विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स यूएस के ऊपर अटैक हो सकता था। समझ आई? तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल्स कुछ और भी इधर से आ रहे थे अटलांटिक ओशन में, इन्होंने कहा कि ये मिसाइल्स इधर से इधर नहीं आएंगे। अटलांटिक में एक हिपोथेटिकल लाइन लगी, मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ाऊंगा इतना ज्यादा, ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारा ये इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये 13 डेज मूवी देखना। बस समरी ये है कि हिपोथेटिकल लाइन लगी और कहते थे कि उस लाइन से अगर आगे मिसाइल्स आ जाते तो पता क्या होना था? वर्ल्ड वॉर 3 हो जानी थी। कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो 13 डेज थे, ये बहुत ज्यादा टफेस्ट डेज थे। कहते थे आज जंग होती है और कल जंग होती है, आज जंग होती है और कल जंग होती है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि कैनेडी की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अवर्ट हुआ। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि ये यूएसए और ये यूएसएसआर, इधर हो गया वाशिंगटन, इधर हो गया मॉस्को। तो वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान एक हॉटलाइन स्टैब्लिश हुई कि भाई अगर कोई दोबारा ऐसा मामला आता तो आपस में बात कर लेंगे। ये ना हो कि मिस कैलकुलेशन की वजह से ये सीन हो जाए। उसके बाद वियतनाम वार आती है। अगेन वियतनाम डिवाइडेड बिटवीन नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, along the, जी जी वो भी, along the 17th parallel line। तो मैं आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यूएस ने ये वॉर लूज की थी, यूएस ये जंग हारा था। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉर्थ गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से। जी, इसके ऊपर भी मूवी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वियतनाम के ऊपर यार बड़ी जबरदस्त मूवी है। नहीं नहीं, ब्लैक हॉक डाउन तो है इसके ऊपर, इराक इराक के ऊपर। नहीं नहीं, ब्लैक हॉक डाउन सोमालिया के ऊपर है मेरे ख्याल में। ब्लैक हॉक डाउन नहीं है, एक और मूवी है। आ,
यस, वी वर सोल्जर्स, यही है। ये तुम देखना, वी वर सोल्जर्स, आउटस्टैंडिंग मूवी है। और इधर इराक के ऊपर एक मूवी है, क्या नाम है उसका, ग्रीन 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 जोन, अगेन आउटस्टैंडिंग मूवी। और एक ये इसके ऊपर रिसेंटली आई थी, ये आई थी इसके ऊपर, ये जो इन्होंने इसके लिए ऑपरेशन किया था, समा बिन लादेन के लिए, इसका एक नाम भूल गया, हाँ, जीरो डॉग 30, जीरो डॉग 30, एग्जैक्टली। ठीक हो गया। वियतनाम वार ये थी, अब्दुल्ला साहब, वियतनाम वार ये थी कि वियतनाम भी प्रॉक्सी बना, वियतनाम डिवाइड हुआ बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, इनकी आपस में वॉर हुई। क्यों? बिकॉज इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए, और यहाँ पर इन्होंने लड़ी गुरिल्ला वारफेयर, और गुरिल्ला वारफेयर लड़के अमेरिकन मेरीन्स को इतनी बुरे तरीके से मारते थे ना पकड़ के, और फिर उनकी जो तस्वीर हैं वो वापस यूएसए भेज देते थे, और यूएसए के लोग मेंटल हो चुके थे कि वहां पे हो क्या रहा है। मतलब जस्ट इन केस तुम ये देखो कि तुमने बैम्बू देखा होगा ना, बैम्बू, अब बैम्बू बड़ी जल्दी ग्रो करता है, मतलब एक रात में 2-3 इंच ग्रो कर जाता है। तो ये क्या करते थे, बैम्बू को काटते थे, उसके ऊपर नोक बना देते थे, उसके ऊपर एक यूएस मरीन को बांध देते थे। सारी रात जब वो बैम्बू ग्रो करता था तो वो उसकी बॉडी से ग्रो करके जाता था। नाउ थिंक अबाउट द हॉरिबल डेथ। उसके बाद सोल्जर पकड़ते थे, उसके जो मुंह है सर के ऊपर बोरी बांध देते थे, और बोरी बांध के उसके ऊपर शीरा फेंक देते, और शीरे के अंदर चूहे फेंक देते थे, जो ये जंगली रैट होते हैं। अब वो रैट जो है वो सारी रात उसका जो मुंह है वो नोच लेते थे, और ये तस्वीरें जब उन्होंने वापस भेजी तो पीपल वर वेरी मच एग्रीवेटेड। बहुत ज्यादा प्रेशर आया अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर कि ये विथड्रॉ करवाएं, ये विथड्रॉ करवाएं। ठीक है, तो निक्सन केम इन। शीरा मीन शुगरी मटेरियल। निक्सन, ये तो मूवी देखना तुम्हें बड़ा सीन मिलेगा यार इसके अंदर, ये वीवर सोल्जर्स, तुम देखना इनके साथ होता क्या है। खैर इन्होंने भी बहुत ज्यादतियां की, इन्होंने भी पूरे पूरे गांव जो है वो उजाड़े, ज्यादतियां इन्होंने भी बहुत की, लेकिन मारा उन्होंने भी सही तरीके से इनको। अगेन यहाँ पे कंट्री ने बहुत अहम रोल प्ले किया, उस कंट्री का नाम है, अक्सा। अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगी तो फिर तो जाहिर बात है मैं मीठी मीठी जुगतें लगाऊंगा ना, फिर तो मेरा बनता है ना। क्या फायदा हुआ वो मेरे शुरू वाले फ्लो डायग्राम बनाने का। अच्छा, निक्सन को हमने मिलवाया चाइना से, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको यूएसएसआर से भी मिलवाया। क्या यूएसएसआर में बाद में ये खुद मिला। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जंग जो है, ये जो जंग है, वियतनाम की वॉर, पता है ये कौन जीता था? ये नॉर्थ वियतनामीज जीते थे, और यही वजह है आज आपको वियतनाम डिवाइडेड नहीं मिलता। कभी आपने सुना नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम? वियतनाम इज वन। खैर जब ये कम्युनिस्ट ब्लॉक से मिले इस दौर में, 1970s के दौर में, तो ये जो 1970s का एरा था ये रिलेटिवली पीसफुल था, इसलिए इस पीरियड को कहते हैं दितांते
कॉर्डियल। जब जंग में एक पीसफुल पीरियड आए, जब आपकी बहुत ज्यादा शदीद टेंशन चल रही हो और उन टेंशन में एक रिलेटिवली पीसफुल पीरियड आए, उसको कहते हैं दितांते कॉर्डियल। हालात फिर ठीक चल रहे थे। Here came 1979, USSR invaded अफगानिस्तान, और यहाँ भी एक कंट्री ने बहुत अहम रोल प्ले किया। उस कंट्री का नाम है, तुमने पाकिस्तान को इजी नहीं लेना, ठीक है ना, इजी नहीं लेना। हजरत अल्लामा मौलाना कारियल कुर्रा हजरत याया साहब ने जिया साहब ने यहाँ पे हमें इसका हिस्सा बनाया। हमने जंग लड़ी और यूएसएसआर 1991 में इंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। दुनिया में की ताकत बची, उसका नाम था यूएसए। दुनिया बायपोलर से यूनिपोलर हो गई, ठीक हो गया। जब यूनिपोलर हुई तो एक बात तुमने याद रखनी है कि दुनिया में जो भी पावरफुल आया है, उन्होंने अपने कारनामे दिखाए हैं। जब मुस्लिम पावरफुल थे, मुस्लिम की भी कुछ स्पेन में पुप्पो तो नहीं ना रहती थी, या पुप्पो का वलीमा तो नहीं था ना, एक्सपैंड किया भाई। यूके पावरफुल था, यूके ने एक्सपैंड किया। यूएसए जब पावरफुल हुआ, यूनिपोलर हुआ, तो इसकी जो एक्सपेंशन थी वो इसने स्टार्ट की। इसने फार्मूला बनाया एक्सपेंशन का, उसको कहते हैं बुश डॉक्ट्रिन। अब बुश डॉक्ट्रिन के अंदर आपने सिर्फ एक दो बातें याद रखनी है। जो पहली बात है वो है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्या है कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ये है कि जनाब आला, आपका जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, वो कहता है वो कहता है कि भाईजान, अगर कोई आपके कंट्री के ऊपर अटैक करे, ए बी के ऊपर अटैक करे, और सिक्योरिटी काउंसिल उस अटैक को वैलिडेट कर दे, और उस अटैक की वजह से आपका इंटरनेशनल पीस जो है वो थ्रेट हो, तो आप उस कंट्री के अगेंस्ट वापस उसको अटैक कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 51 ये कहता है कि अगर आपके कंट्री के ऊपर कोई अटैक करे, उस अटैक को सिक्योरिटी काउंसिल वैलिडेट करे, और उस अटैक की वजह से इंटरनेशनल पीस जो है वो थ्रेट हो, वो खतरे में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंट्री के अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक कर सकते हैं। इनके लॉयर्स ने इस आर्टिकल 51 को पकड़ा और कहा कि भाईजान, ये है कि अगर कोई हमारे कंट्री के ऊपर अटैक करे तो फिर हम उसके लिए सेल्फ डिफेंस करेंगे। उन्होंने बनाई एक चीज, उसको कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। उन्होंने कहा अगर हमें पता हो कि हमारे कंट्री पे अटैक हो जाएगा, तो इससे पहले कि हम हमारे कंट्री पे अटैक हो, हम उस कंट्री पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये टोटली इलीगल था। क्यों भाई? मैं को बंदा जा रहा है, मैं उसको 4 चपेड़े मार दूं और फिर बाद में कहूँ कि यार मुझे लग रहा था कि ना इसने मुझे चपेड़े मार देनी, तो सब ने मिलके मुझे चपेड़े मारनी है अगर मैं कमजोर हूँगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रांग हूँगा तो फिर मुझे कौन पूछ सकता? इसके चक्कर में इन्होंने इराक के ऊपर अटैक किया कि इराक के पास ABC वेपन्स हैं। ABC मतलब एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स।
और इससे पहले कि इराक हमारे ऊपर अटैक करे, हम इराक के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उन्होंने नया फरसुदा निकाला और वो था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन terrorism and countries sponsoring terrorism. There is no difference between terrorism and countries sponsoring terrorism. Okay, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि भाई उन्होंने कहा कि टेररिस्ट के दरमियान और जो कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। लेकिन भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि इस टेररिस्ट को ये कंट्री सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान तालिबान तो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। आप कैसे कह सकते हो हमें उनके साथ मिलवा सकते हो? अफगान तालिबान तो अफगानिस्तान के अपने कंट्रोल में नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो? असल में इसके जरिए उनको एक प्ली मिली और उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान इज ए टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री and either you are with us or against us. तीसरा अपना सस्ता फार्मूला ये बनाया कि वी आर द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी and we will take democracy to the homes of people. कि हम जनाब चैंपियन डेमोक्रेसी के, या लोगों के घरों तक डेमोक्रेसी को लेकर जाएंगे, बेशक उनको पसंद आए या बेशक ना आए। और इसके चक्कर में सारे मिडिल ईस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए था, वहां पे जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे उनको सपोर्ट किया, एक फजूल किस्म का अरब स्प्रिंग लेकर आए, और उस अरब स्प्रिंग के बाद आपके सामने है कि मिडिल ईस्ट के साथ क्या 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 हुआ। यूएस हिस्ट्री में हमेशा एक क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से। अगर आप 2016 का पेपर देखोगे, 2017 का पेपर देखोगे, 2018 का पेपर देखोगे, तो उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो आजकल के हिसाब से टोटली इरेलीवेंट हो गए हैं। मसलन 2018 में उसने पूछा था ट्रंप की अफगान पॉलिसी, तो वो आज जो अफगान पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो ये ओनली टॉपिक है जो मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि ये टॉपिक आपको सरफरीद बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे। बाकी अगर आपको थोड़ी सी तौफीक हो तो आप 2016, 2017, 2018 के पेपर उठा के देखेंगे, तो आप उनमें देखेंगे कि आपके 8 में से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे होंगे। तो मुझे भी याद रख लेना, जब तुम्हारी एलोकेशन हो और तुम नोवा सेरेमनी पे खड़े हो के बता रहे हो कि हमें इसने हेल्प किया, तो वहाँ पे भाई को जरूर याद रखना। ना भी याद रखो तो तुम भाड़ में जाओ, आई डोंट बॉदर। हाँ, लेकिन ये है, आखिरी बात ये है कि बस एक बात मेरी याद रखना, बल्कि पहले इसको रिव्यू करते हैं। हमने देखा कि 13 कॉलोनीज थी
उन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के अगेंस्ट जंग लड़ी और अपने आप को आजाद करवाया। फिर उस आजादी के बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि उल्लू के पट्टो, दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और दुनिया रिपब्लिक के हिसाब से, दुनिया डेमोक्रेसी के साथ भी चल सकती है। फिर चलते रहे और अपने आप को 13 से 15 कॉलोनीज तक एक्सपैंड किया। दो भाइयों के दरमियान भी जंग हो जाती है। जब आपस में जंग हुई नॉर्थ और साउथ की, तो अपने 6 लाख बंदे मरवा लिए, लेकिन कहा कि अलग नहीं होना, रहना इकट्ठे ही है। उसके बाद जब अपनी सोसाइटी में गंद आया, तो गंद को ठीक करने के लिए प्रॉपर मूवमेंट्स लाई, जिनको प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहते हैं। और उससे जब फ्री हुए तो बड़ा टेक्निकली वर्ल्ड वार 1 में रोल प्ले किया और वर्ल्ड वार 2 में रोल प्ले किया, और अपने आप को इन वॉर जो लोगों ने लड़ी थी उनमें से अपनी जात के लिए काफी सारी पॉजिटिव चीजें निकाली। उसके बाद जो अपने साथ मौजूद ब्लैक्स थे, तुम्हें फ्लॉयड तो बड़ा याद आ रहा होगा, लेकिन हम इतनी कोई मुनाफिक कौम है, हम तो एक मंदिर की बनाने की इजाजत नहीं दे रहे, हम तो एक मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दे रहे। उन्होंने अपने एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाया। तुम अलाउ करो ना किसी क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बनने के लिए, तुम तो एक मंदिर नहीं बनाने दे रहे। उसके बाद अपनी पूरी एक सिविल राइट्स मूवमेंट लड़ी, और इस सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद अपने ब्लैक्स को भी इंडिपेंडेंट किया। 1991 में टेक्निकली अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाया। और जब आप वर्ल्ड पावर होते हैं, तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए फिर आपको कुछ कारनामे करने ही पड़ते हैं। यू मे हेट देम फॉर एनी रीजन, बट यू विल लव देयर हिस्ट्री, हाउ फ्रॉम नथिंग to the most powerful nation in only 250 years. मैं सीटो और सेंटो मैं क्यों करवाऊंगा यार? नोवा का इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि सीटो और सेंटो आपको कोई और सर करवाएंगे ना। ये जो आपको सर रिलेशंस पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है रिलेशंस? वो रिलेशन वाले सर पढ़ाएंगे ना। अच्छा, अब तुम्हारे वही सस्ते क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। मेरी बात सुनो भाई, जब वो प्रेसिडेंट्स का पूछता है, तो वो आपसे ये नहीं पूछता कि प्रेसिडेंट की फुफ्फो का नाम क्या था, प्रेसिडेंट की कितनी खाला थी, और प्रेसिडेंट के बच्चे कितने थे। जब वो आपसे वाशिंगटन का पूछेगा, तो असल में वो क्या पूछना चाह रहा होगा? वो आपसे फेडरलिस्ट रजीम का पूछना चाह रहा होगा। जब वो आपसे जेफरसन का पूछेगा, तो वो क्या पूछेगा? वो आपसे एंटी फेडरलिस्ट रजीम पूछ रहा होगा। जब वो आपसे मेडिसन का पूछेगा, तब वो आपसे वॉर ऑफ 1812 का पूछ रहा होगा। ठीक है। और जब वो आपसे इसका पूछ रहा होगा, जेम्स के पोप का, तो वो आपसे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पूछ रहा होगा। जब वो आपसे लिंकन का पूछ रहा होगा, तो भाई वो आपसे सिविल वॉर का पूछ रहा होगा। जब वो आपसे थियोडोर रूजवेल्ट का पूछ रहा होगा, तो वो आपसे प्रोग्रेसिव मूवमेंट का पूछ रहा होगा। जब वो आपसे विल्सन का पूछ रहा होगा, तो वो आपसे वर्ल्ड वार 1 का पूछ रहा होगा। जब वो आपसे एफ डी रूजवेल्ट का पूछ रहा होगा, तो वो आपसे वर्ल्ड वार 2
और न्यू डील का पूछ रहा होगा। जब वो आपसे ट्रूमैन का पूछ रहा होगा तो वो आपसे वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान कोल्ड वार का पूछ रहा होगा। तो उल्लू के कानों, तुमने इतना भी नहीं बॉदर किया कि जो कुछ मैंने पढ़ाया तुम घर जाके पढ़ लो। Coming towards my story, यार I am सादा सा बंदा हूँ, मजलूम सा। My name is बिलाल पाशा। ठीक है जी। I was the single child of my parents. I have no brother, no sister, and unfortunately I lost my mother in 2015. So we are only two family members, मैं और अब्बा। ठीक है जी। अम्मा जान भी लिटरेट थी, बाबा जान भी लिटरेट थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा अफसर बने। बट यहाँ पे मैंने फील किया कि मैं एक चीज जो अक्सर बतानी मिस कर जाता हूँ, वो ये है कि फ्रॉम 2010 जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, तो उसके बाद मैंने बहुत पैसा कमाया है। सच्ची बात है, बहुत कमाया है। ठीक है। और अब मुझे इतना अफसोस होता है कि भाई तुम लोग बैचलर कर लेते हो, तुम लोग मास्टर कर लेते हो, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी भी अगर तुम घर वालों से पैसे ले रहे हो, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने आप को कैरी नहीं कर सकते एफएससी के बाद, तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम पढ़ो। तुम कुछ छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दो। बिलीव यू मी, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2010 से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मंथली आई यूज्ड टू अर्न 50K, and in 2012 I remember I used to earn 1 lakh 2 lakh। ठीक है। उसके बाद in 2017 I got my degree, I did MPhil। लेकिन मैंने 2010 से ऑनवर्ड, अब्बा जान मेरे सिंपल मजदूर आदमी थे, 2010 से ऑनवर्ड मैंने उनको काम नहीं करने दिया, और मैंने एक बड़ी स्प्लेंडेड, एक शानदार जिंदगी गुजारी। अगर तुम मेरी तस्वीरें देखोगे तो मेरे स्टेटस से मैच नहीं करती होंगी। भाई मैंने कमाया बहुत, मैंने मेहनत की। एंड देन इन 2017 फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसे फ्लंक हो गया। एंड इन 2018 अल्हम्दुलिल्लाह आपने जी। और मैं अब इसको चेंज नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं चेंज करना चाहता क्योंकि अभी मुझे नाश्ते की अगर तलब हो रही है, तो जस्ट इन केस। हेलो हैदर, मेरा नाश्ता लगा दो, मैं नीचे आ रहा हूँ। नाश्ता लगा दो, मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, मैंगो शेक कर दो। ठीक है। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ नीचे, लगा दो। ठीक है। उसके बाद यार, मैं टीचिंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फील करता हूँ कि आई एम वेरी गुड टीचर। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, और बहुत अच्छी पढ़ाई होम ट्यूशन। प्रिपरेशन कैसे की? अब मेरा प्रिपरेशन का सीन ये था कि मुझे कभी भी पूरा पूरा टाइम तो मिला नहीं। मुझे बड़ा थोड़ा टाइम मिलता था। सुबह डिग्री होती थी, ठीक है, शाम को होम ट्यूशन होती थी, तो बड़ा थोड़ा सा टाइम बचता था रात को। ठीक है। तो रात को बैठ के थोड़ी बहुत तैयारी करता था। अब एक बात आपने याद रखनी है कि भाई सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपके पास तैयारी के लिए कम टाइम लगेगा। पढ़ने के लिए, अगर आपके पास पढ़ने के लिए कम टाइम है तो आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा। मुझे तैयारी करते हुए 2 साल लगे। रीजन इज मेरे पास टाइम कम था। इंग्लिश कैसे इंप्रूव की? इंग्लिश मैंने सारी की सारी यूट्यूब से इंप्रूव की। ठीक है। आप यूट्यूब पे नाउन लिखोगे तो आपको भाई 10,000 वीडियोस मिल जाएंगी कि नाउन क्या होता है। आप प्रोनाउन लिखोगे, आपको 10,000 वीडियोस मिल जाएंगी कि प्रोनाउन क्या होता है। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन आपको एक सेंटेंस में ये पता चल गया कि ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, और फिर आपने उनकी पोजीशंस के हिसाब से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस रोजाना की बेसिस पे कर ली, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। मैं क्या करता था, मैं रोजाना डॉन के एक एडिटोरियल की प्रेस ही जरूर करता था, चाहे जो मर्जी हो जाए।
एक एडिटोरियल की प्रेस ही जरूर करता था और एक ओपिनियन को लेके उसका ऐसे जरूर बनाता था। अब ये मैं कैसे बनाता था, ये मेरे पेज पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है फैक्ट बुक के बारे में, लर्न विद बिलाल पाशा पे, उस पे आप जाके देख सकते हो कि फैक्ट बुक किस तरह बनाते हैं और ये मैं किस तरह लिखता था। एनीथिंग एल्स? बाकी हाँ, आई एम वेरी फीलिंग हैप्पी कि बस मुझे ये, और आखिरी बात ही है कि मैंने तुम्हें पहली क्लास में एक चवल मारी थी तो मैंने कहा था कि जनाब मैं आज के बाद आपका फेवरेट टीचर हूँ। ठीक है जनाब, और क्या मैंने आखिरी क्लास में वो प्रूव किया है कि नहीं किया? इस प्रूव करने में सिर्फ एक बात ये थी कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कितने दिल से पढ़ाया है। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कितने दिल से पढ़ाया है कि पहले बैकग्राउंड क्लियर करो बच्चों का कि भाई चीज है क्या, फिर बताओ कि वाई कि क्यों हुई, फिर बताओ कि हाउ कि कैसे हुई, फिर बताओ कि इम्पैक्ट कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई। तो मेरे बच्चों टेक होम मैसेज ये है कि जिंदगी में जो काम भी करो वो दिल के साथ, ठीक है? जो काम भी करो दिल के साथ करो। और बाकी अगर तुम मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई पेज लर्न विद बिलाल पाशा, ठीक है? अपना ये जो है ये मेंशन कर देना अपना बैच कि आप किस बैच से हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। अगर मेरी को बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी 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 सॉरी। बाकी तुम्हें से पंजाबी कौन कौन है? पंजाबी कौन कौन है? समझ किसको आती है पंजाबी? चलो ठीक, मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं, ठीक है? एक गरीब आदमी होता है, कम्मी उसको कहते हैं, कम्मी, ठीक है? कम्मी ना अपने ना मालिक को कहता है कि मैंने ना अपने बेटे को पढ़ाना है, ठीक है? कहता है कहता मैं आख्या अपने चौधरी नो साई सुनिया नाल दी बस्ती विच सरकारी मकतब खुला है जिथे पढ़दे न बाल गरीबां दे, जिथे मुफ्त किताबां मिलदियां हैं, कोई फीस पढ़ाई दी नहीं लगदी। मैं सुनिया है इल्म खजाना है, इल्म चानन अखियां दा। ओके, आई थिंक देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड द पंजाब, तो फिर ये आपको कभी दोबारा सुना देंगे। बस वो पठान भी है ना, चलो फिर इसको डिले पे रख लेते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे। ऑल द गुड विशेस फॉर यू। अच्छा जी ठीक है, आई कंटिन्यू। जिसको नहीं समझ आती वो बस फिर सुन ही ले। आई कंटिन्यू। कमी होता है, आई कंटिन्यू, ओके ओके कंटिन्यू। कमी होता है वो अपने मालिक को कहता है, कहता है मैं आख्या अपने चौधरी नु साई सुनिया है नाल दी बस्ती विच सरकारी मकतब खुला है जिथे पढ़दे न बाल गरीबां दे, जिथे मुफ्त किताबां मिलदियां हैं, कोई फीस पढ़ाई दी नहीं लगदी। मैं सुनिया है इल्म खजाना है, इल्म चानन अखियां दा, सत पीढ़ियां मेरियां गुजरियां हैं जनाब दी ताबेदारी विच। इयो मंगना अजर गुलामी दा, सदियां दियां अनियां अखियां विच। मैं इल्म दा सुरमा पावना है, मैं अपना पुत्र पढ़ावना है। जब चौधरी ये बात सुनता है, चौधरी को बड़ा गुस्सा आता है। चौधरी कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी। अगू दड़िक के चौधरी आंदा है, अगू दड़िक के चौधरी आंदा है, कुछ सोच समझ के बोलिया कर। तेरा बाल स्कूले जासी था,
इन्हू वेख के दोयां लोकां नू रीसमसी बाल पढ़ावन दी। जे रस्म पढ़ाई दी चल पई तां मेरे बख्त दा सूरज ढल जासी। मेरे माल दे पट्ठे कैं करने, मेरे कौन नवेसी कुत्तियां नू, मेरे बाल शिकार तू हट सन तां लड़ कौन मरेसी गड्डी ते। ओंदे सुन के बोल हकारत दे, चुप करके घर नू रलिक पियूं। रिया वसदा सावन अखियां दा, सारी रात सुचेंदियां गुजर गई। ओ मेरा पोतरे नाजुक फुल्लां तो, मेरा पोतरे नाजुक फुल्लां तो, मेरा पोतरे नाजुक फुल्लां तो नहीं अग रख सकदा डफे ते, नहीं गरम अवेजा चा सकदा। ये सोच सुचेंदियां अख लग गई। एक वेख्या मंजर ख्वाब दे विच, मेरे पोत्र दी कंड ते बसता है। एक वेख्या मंजर ख्वाब दे विच, मेरे पोत्र दी कंड ते बसता है। ओंदे हत्थ विच हार फुल्लां दा, उत्ते अड्डियां चा के गल मेरे ओ हार पवावना चांदा है। अजे अख दा ख्वाब अधूरा हा, इदू घर दा कुंडा खड़क पिया। मैं आख्या कौन की आना है, अगू बोलिया मुंशी चौधरी दा, ओ तेनू चौधरी साहब सदेंदे हैं। और मैं आख्या आखी चौधरी नू मैनू ना फरमानी माफ करे। मेरे पैर च लज दियां बेड़ियां हैं, मेरे आकिब हथ मफलूज ते नहीं। मैं अज ला ढिड चों ढो लईए, मैं कहीं दी नौकरी नहीं करनी। सिर देसा हेठ तगारी दे, हां देसा चीर पहाड़ां दा, रुख देसा मोड़ समंदरां दा। ओ वंज आखी अपने चौधरी नू, सिख अटकल आप बखावन दी, या हुक्का पीवना छड़ देवे। सदियां दियां अनियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है। मैं अज ला ढिड चों ढो लईए, मैं अपना पुत्र पढ़ावना है, मैं अपना पुत्र पढ़ावना है। What not? Sky is the limit. Work hard, work with your passion, work with your strength, and you will all the way. अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारा खुश रखे, बहुत सारा कामयाब करे। Thank you so very much. चलो गाना गाते हैं। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। यार मैं इमोशनल इसलिए हो रहा था कि ये मेरी लास्ट क्लास इन नोवा में, तो आई एम सेइंग गुड बाय टू नोवा। नोवा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा, रियली लव्ड नोवा, नोवा एडमिनिस्ट्रेशन, नोवा एवरीवन, तो लव यू ऑल। तो जिंदगी में कभी मुलाकात हुई तो जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। And yeah, you can text me on my page, Learn with Bilal Basha. Allah Hafiz.